हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएस ग्रुप ऑफ कंपनी। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, प्रपोजल और ऑफर। ये टॉपिक लॉ स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन टॉपिक है और पंजाबी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रपोजल ऑफर को पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल, how an offer is made, essentials of valid offer or proposal, rules regarding to valid offer, kinds of offer। सारी explanation easy language simple examples और important decided case laws के साथ होगी, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझकर आंसर लिख सके, सिर्फ रट्टा ना लगाना पड़े। ये कंटेंट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय श्री राम लॉ हाउस, लीगल हेल्पलाइन और पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स पर बेस्ड है। तो चलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फाउंडेशन टॉपिक प्रपोजल और ऑफर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। ऑफर प्रपोजल का मीनिंग। ऑफर प्रपोजल जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कि वो कोई काम करने या कोई काम न करने के लिए तैयार है, दूसरे पर्सन की एसेंट हासिल करने के पर्पस से, तो उससे प्रपोजल या ऑफर कहा जाता है। एक एग्रीमेंट बनने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट्स होना जरूरी होते हैं, एक ऑफर और दूसरा एक्सेप्टेंस। इस तरह ऑफर हर एग्रीमेंट की फाउंडेशन होती है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है कुछ करने के लिए या कुछ न करने के लिए, दूसरे पर्सन की एसेंट ऑब्टेन करने के व्यू से, उस एक्ट या ऑब्स्टिनेंस के लिए तो कहा जाता है कि वो प्रपोजल ऑफर करता है। ऑफर कैसे दिया जाता है? एक ऑफर 2 तरह से बन सकता है, एक्सप्रेस ऑफर या इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर वो होता है जो वर्ड्स के थ्रू किया जाता है, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन, जैसे लेटर, टेलीग्राम, टेलेक्स, फैक्स मैसेज, ईमेल या इंटरनेट के थ्रू। इम्प्लाइड ऑफर वो होता है जो पार्टी के कंडक्ट, बिहेवियर या केस की सर्कमस्टांसेस से समझा जा सकता है। वैलिड ऑफर प्रपोजल के एसेंशियल्स। 2 पार्टीज होनी चाहिए। ऑफर ऑफरी तक कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफर में ऑफरर की विलिंगनेस क्लियर होनी चाहिए। ऑफर ऑफरी की असेंट हासिल करने के पर्पस से किया जाना चाहिए। मजाक में दिया गया स्टेटमेंट ऑफर नहीं माना जाता। ऑफर में ऑफरी से कोई पॉजिटिव एक्ट या एब्स्टिनेंस इन्वॉल्व हो सकता है। सिर्फ विलिंगनेस का एक्सप्रेशन ऑफर नहीं होता। एग्जाम्पल, ए बी को कहता है कि वो 2008 के एंड तक शादी करना चाहता है। ये ए की तरफ से बी को मैरिज का ऑफर नहीं है। लेकिन जब ए आगे ये कहता है विल यू मैरी मी, तब ये वैलिड ऑफर बन जाता है। वैलिड ऑफर से रिलेटेड रूल्स। ऑफर ऑफरी तक कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफर तभी कंप्लीट माना जाता है जब वो ऑफरी तक कम्युनिकेट हो जाए। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए बिना नॉलेज के एक्सेप्ट किया गया ऑफर एक्सेप्टर को कोई लीगल राइट्स कन्फर नहीं करता। एग्जाम्पल, ए का नेफ्यू अपने घर से भाग गया। ए ने अपने सर्वेंट को अपने मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेज दिया। जब सर्वेंट निकल चुका था, उसके बाद ए ने अनाउंस किया कि जो भी मिसिंग लड़के को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। सर्वेंट ने रिवॉर्ड के बारे में जाने बिना मिसिंग लड़के को ढूंढ लिया। बाद में जब सर्वेंट को रिवॉर्ड के बारे में पता चला, तो उसने ए के खिलाफ रिवॉर्ड रिकवर करने के लिए एक्शन लिया, लेकिन उसका एक्शन फेल हो गया। ऑफर क्लियर, डेफिनेट और सर्टन होना चाहिए और वेग या एम्बिग्युअस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, ए ने बी को 100 टन ऑयल बेचने का ऑफर दिया। ये ऑफर अनसर्टन है क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि कौन सा ऑयल बेचने का इंटेंशन है। ऑफरर का इंटेंशन लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का होना चाहिए। ऑफरर का लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। उसका ये इंटेंशन होना चाहिए कि अगर उसका ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बने। सोशल, मॉरल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट जिसमें लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन ना हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि पार्टीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करने का इंटेंशन नहीं रखती। फॉर एग्जाम्पल,
ए ने बी को डिनर के लिए इनवाइट किया और बी ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ये सिर्फ एक सोशल इनविटेशन है और अगर ए बी को डिनर प्रोवाइड नहीं करता तो ए लायबल नहीं होगा। ऑफर दो टाइप का होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। ऑफर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। जो ऑफर वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया गया हो, चाहे रिटन या स्पोकन ओरल, उससे एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। जो ऑफर वर्ड्स के अलावा यानी कंडक्ट के थ्रू एक्सप्रेस हों, उसे इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। सेक्शन 9, एक ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। एक ऑफर किसी शर्त के साथ दिया जा सकता है। ऐसे ऑफर को सिर्फ वही शर्त मानते हुए एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर शर्त को एक्सेप्ट ना किया जाए तो ये ऑफर खत्म हो जाता है। काउंटर ऑफर के कारण ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और सिर्फ ओरिजिनल ऑफर का एक्सेप्टेंस ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अगर एक्सेप्टेंस की जगह काउंटर ऑफर दिया जाए तो ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, ए ने अपनी पेन बी को 100 रुपए में बेचने का ऑफर दिया। बी ने जवाब दिया, मैं 90 रुपए देने के लिए रेडी हूँ। ए ने इस प्राइस पर बेचने से मना कर दिया। फिर बी ने 100 रुपए देने को एग्री किया। हेल्ड, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि 90 रुपए पर एक्सेप्टेंस एक काउंटर ऑफर था, यानी ए के ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन। बाद में 100 रुपए देने की एक्सेप्टेंस बी का नया ऑफर था, जिसे ए एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं था। इस सिचुएशन को काउंटर ऑफर कहते हैं और काउंटर ऑफर का मतलब होता है ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन या लैप्स, जिसके बाद ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जब दो पार्टीज एक दूसरे को एक जैसे ऑफर्स देती हैं बिना एक दूसरे के ऑफर के जाने, तो इन ऑफर्स को क्रॉस ऑफर्स कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में किसी भी ऑफर को दूसरे का एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ऑफर में ऑफरी पर एक्सेप्टेंस का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ऑफर में ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसका पालन न होने पर एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। किसी ऑफर में ये नहीं कहा जा सकता कि अगर ऑफर एक सर्टेन डेट तक एक्सेप्ट न किया गया तो उसे एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। साथ ही साइलेंस से एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। एक्सेप्टेंस तभी वैलिड है जब ऑफरर को कम्युनिकेट किया गया हो। ए ने बी को लिखा, मैं अपना घर 40,000 रुपए में बेचने का ऑफर करता हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट मंडे तक जवाब नहीं मिला तो मैं मान लूंगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता। ऑफर को इनविटेशन टू ऑफर से क्लियरली अलग समझना चाहिए। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब सिर्फ ये होता है कि व्यक्ति अपनी बिजनेस निगोशिएट करने की रेडीनेस का इन्फो सर्कुलेट करता है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है। ऐसे इनविटेशंस कानूनी नजरिए से ऑफर नहीं होते और एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस नहीं बन जाता। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, शोरूम या सुपरमार्केट में डिस्प्ले की गई गुड्स के प्राइस टैग्स सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर और प्रपोजल होते हैं, ऑफर खुद नहीं होते। अगर सेल्समैन या कैशियर प्राइस एक्सेप्ट न करे तो इंटरेस्टेड बायर उससे कंपेल नहीं कर सकता। अगर वो खरीदना चाहता है तो उसे अपना प्रपोजल देना होगा। इसी तरह जॉब या टेंडर एडवर्टाइजमेंट जो एप्लीकेशंस या टेंडर्स इनवाइट करता है, वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट भी सिर्फ ऑफर बनाने के लिए इनविटेशन है, सेल का ऑफर नहीं। इसलिए ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिए बिना विड्रॉ किया जा सकता है। जो लोग ऑक्शन में जा रहे होते हैं वो टाइम और एक्सपेंसेस का क्लेम नहीं कर सकते अगर एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ हो जाए। काइंड्स ऑफ ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर, जब ऑफरर अपनी बात वर्ड्स के थ्रू, चाहे स्पोकन या रिटन, क्लियरली कम्युनिकेट करता है तो ऐसे ऑफर को एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। इम्प्लाइड ऑफर, जब ऑफर एक्सप्रेसली कम्युनिकेट नहीं किया गया हो बल्कि ऑफर का इम्प्लाइड मीनिंग पार्टीज के कंडक्ट या केस के सर्कमस्टांसेस से समझा जाए तो ऐसे ऑफर को इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। स्पेसिफिक ऑफर, इसका मतलब है कि ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या लोगों के ग्रुप को दिया गया हो।
ऐसे ऑफर को सिर्फ उस पर्सन द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है जिसे ऑफर दिया गया हो। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट करना भी जरूरी होता है, नहीं तो ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। जनरल ऑफर, इसका मतलब है कि ऑफर पब्लिक को जनरली दिया गया हो। जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ऑफरी ऑफर में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करता तो ऑफर एक्सेप्ट मान लिया जाता है। जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ ऑफर की टर्म्स का कंप्लायंस करने से ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। केस लॉ, कार्लिल और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड 1893। कंपनी ने एडवर्टाइज किया कि जो भी व्यक्ति उनकी मेडिसिन स्मोक बॉल्स को प्रिंटेड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करेगा और फिर भी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होगा, उससे $100 रिवॉर्ड मिलेगा। एक लेडी मिसेस कैरलील ने मेडिसिन परचेज की और कंपनी के प्रिंटेड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यूज किया, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने $100 रिवॉर्ड रिकवर करने के लिए सूट फाइल किया। कोर्ट ने होल्ड किया ये कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि मिसेस कैरलील ने जनरल ऑफर को प्रेस्क्राइब्ड मैनर में फॉलो करके एक्सेप्ट किया, इसलिए वो कंपनी से रिवॉर्ड रिकवर करने की हकदार है। केस लॉ, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913, 11 ऑल LJ 489। एस ने अपने सर्वेंट एल को अपने मिसिंग नेफ्यू को पता लगाने भेजा। उसके बाद एस ने अनाउंस किया कि जो भी उसका नेफ्यू पता लगाएगा सर्टन रिवॉर्ड का हकदार होगा। एल ने बॉडी ट्रेस किया अनाउंसमेंट के अनअवेयर होते हुए। बाद में जब उससे रिवॉर्ड के बारे में पता चला तो उसने क्लेम किया हेल्ड उसका रिवॉर्ड का हक नहीं था। जहां ऑफर किसी स्पेसिफिक या असर्टेन पर्सन को दिया जाता है उसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी कार खरीदने का ऑफर दिया। यहाँ ऑफर सिर्फ बी के लिए है और सिर्फ बी ही एक्सेप्ट दे सकता है। क्रॉस ऑफर, जब दो पार्टीज एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर देती हैं बिना एक दूसरे के ऑफर के जाने तो इसे क्रॉस ऑफर्स कहते हैं। क्रॉस ऑफर्स वैलिड ऑफर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी कार 7 लाख में बेचने का ऑफर दिया और बी ने ए के ऑफर से अनअवेयर होते हुए सेम कार 7 लाख में खरीदने का ऑफर दे दिया। इस केस में दोनों ने क्रॉस ऑफर दिए और कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, इसलिए म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। बेसिक एसेंशियल्स ऑफ अ क्रॉस ऑफर, सेम ऑफर टू वन अनदर। जब ऑफरर अपना ऑफर ऑफरी को देता है और ऑफरी बिना पहले से नॉलेज के सेम ऑफर ऑफरर को दे देता है तो दोनों का ऑब्जेक्ट और पार्टी सेम रहता है। ऑफर मस्ट बी मेड इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। दोनों पार्टियां अपना ऑफर एक दूसरे के ऑफर से अनअवेयर होते हुए देना चाहिए। केस लॉ 3 वी हॉफमैन, डिफेंडेंट ने कंप्लेनेंट को ऑफर किया कि वो 800 टन आयरन 69 एस पर टन में बेचने को रेडी है। साथ ही कंप्लेनेंट ने भी डिफेंडेंट को लिखा कि वो सेम टर्म्स पर आयरन खरीदने का ऑफर करता है। इस केस का इशू ये था कि क्या दोनों पार्टीज के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट बना और क्या साइमल्टेनियस ऑफर्स वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जा सकती हैं। कोर्ट ने होल्ड किया ये क्रॉस ऑफर्स थे जो साइमल्टेनियसली और एक दूसरे के अनअवेयर दिए गए थे, इसलिए ये पार्टीज को बाइंड नहीं करते। काउंटर ऑफर, जब ऑफरी ओरिजिनल ऑफर को क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है, यानी एक्सेप्टेंस ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशंस या चेंजेस के साथ, तो इसे काउंटर ऑफर कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऑफरी द्वारा ओरिजिनल ऑफर के बदले में दिया गया ऑफर काउंटर ऑफर कहलाता है। एक काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया है। स्टैंडिंग, ओपन और कॉन्टिन्यूअस ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो एक्सेप्टेंस के लिए एक सर्टेन पीरियड तक ओपन रहे उसे स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। गुड सप्लाई के लिए इनवाइट किए गए टेंडर्स भी स्टैंडिंग ऑफर का एग्जाम्पल हैं। इन पर्सीवल लिमिटेड वी लंदन काउंटी काउंसिल एजीलम्स एंड मेंटल डिफिशिएंसी कमिटी केस में प्लेंटिफ ने गुड सप्लाई के लिए टेंडर्स एडवर्टाइज किए। डिफेंडेंट ने टेंडर एक्सेप्ट किया जिसमें उसे कंपनी को 12 मंथ्स के लिए वेरियस स्पेशल आर्टिकल सप्लाई करने थे।
बीच में डिफेंडेंट ने एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट सप्लाई नहीं की। कोर्ट ने होल्ड किया कि ये टेंडर स्टैंडिंग ऑफर था, जो कंपनी के सब्सिक्वेंट एक्ट्स के थ्रू सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ऑर्डर ने रिवोकेशन की पॉसिबिलिटी रोक दी, इसलिए कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जीत हासिल की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में आमतौर पर पार्टियां हर अकेजन पर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स नेगोशिएट करने का इरादा नहीं रखती। इसलिए बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां जैसे इंस्टीट्यूशंस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं, जो हर व्यक्ति के साथ साइन किया जाता है जो उनकी सर्विसेज अवेल करना चाहता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर। एक प्रपोजल या ऑफर को इन्विटेशन टू ऑफर, ट्रीट से अलग पहचानना चाहिए। कभी-कभी कोई पर्सन अपने गुड्स बेचने का ऑफर नहीं करता, बल्कि कोई स्टेटमेंट देता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि दूसरे लोग उस बेसिस पर ऑफर्स बना सकें। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर का अपनी विंडो में गुड्स डिस्प्ले करना जिसमें प्राइस मार्क हो, ऑफर नहीं है, बल्कि पब्लिक को इनवाइट करना है कि वे गुड्स खरीदने के लिए ऑफर दें। इसी तरह कोटेशंस, कैटलॉग्स, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स या सर्कुलर्स जो पोटेंशियल कस्टमर्स को भेजे जाते हैं, वे भी ऑफर नहीं होते, बल्कि पब्लिक को ऑफर बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने प्राइस देखे हैं, तो वो सेलर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो गुड्स उस प्राइस पर बेचे। उससे ज्यादा वो सिर्फ सेलर से गुड्स बेचने की रिक्वेस्ट कर सकता है, जिसमें वो सेलर को ऑफर दे रहा होता है, और सेलर डिसाइड करेगा कि ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं। केस लॉ। हैरिस वर्सेस निकर्सन 1873, LR 8QB 286। डिफेंडेंट ने ऑक्शन के लिए सेल एडवर्टाइज किया। प्लेंटिफ एडवर्टाइज्ड प्लेस ऑफ ऑक्शन पर ट्रैवल किया और देखा कि डिफेंडेंट ने ऑक्शन सेल कैंसिल कर दिया था। उसने डिफेंडेंट के खिलाफ अपने ट्रैवल एक्सपेंस रिकवर करने के लिए एक्शन फाइल किया। हेल्ड। कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्लेंटिफ को डैमेजेस का हक नहीं था, क्योंकि ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर था और पार्टीज के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जिससे डिफेंडेंट लायबल हो। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स ऑफर्स नहीं होते। एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन है जनरल ऑफर ऑफ रिवॉर्ड टू द पब्लिक, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। साथ ही प्राइस का कोटेशन भी ऑफर नहीं माना गया। केस लॉ। इन हार्वे वर्सेस फेसी 1893, AC 552। हार्वी और फेसी के बीच 3 टेलीग्राम्स एक्सचेंज किए गए। क्या आप हमें अपनी बम्पर हॉल पेन बेचेंगे? टेलीग्राफ द्वारा लोएस्ट कैश प्राइस भेज दें। हार्वी से फेसी। बम्पर हॉल पेन का लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड। फेसी से हार्वे को। हम बम्पर हॉल पेन 900 पाउंड में खरीदने के लिए एग्री करते हैं, जो आपने डिमांड किया था। हार्वे से फेसी। हेल्ड। ये सिर्फ प्राइस का कोटेशन था, जो बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और फेसी ने सेल का ऑफर नहीं दिया। इसलिए हार्वे और फेसी के बीच कोई कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। केस लॉ। बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस स्वरंकर AIR 2003, SC 858। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर गवर्न होता है। एक नेशनलाइज्ड बैंक द्वारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का अनाउंसमेंट ऑफर नहीं होता। जब एम्प्लॉय रिटायर होने का ऑफर देता है, तभी वो ऑफर बन जाता है, और ये तभी इफेक्टिव होता है जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट का लिखित रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। एम्प्लॉय जो स्कीम के अंडर रिटायर होने का ऑफर दे चुका है, अपना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने से पहले विड्रॉ कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रपोजल ऑफर को क्लियरली समझा, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और टाइप्स के साथ। अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से फॉलो किया है, तो अब आप एग्जाम में प्रपोजल ऑफर से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिए, लॉ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, लॉ समझने का सब्जेक्ट है।
और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आंसर अपने आप पावरफुल बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल, कॉन्सेप्चुअल और एग्जाम ओरिएंटेड लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियोस में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसी तरह सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिस्कस करेंगे। लॉ नॉलेज टुडे, लीगल कॉन्फिडेंस टुमारो विद केएस ग्रुप ऑफ कंपनी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एग्जाम फ्रेंडली वीडियोस देखते रहे और अपनी लॉ स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए केएस ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।